हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम आज डिजीज़ पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है और क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ये आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन फास्टली अफेक्टेड द लंग्स एंड डेंजरस हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ इन इंडिया। ट्यूबरक्लोसिस क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है जो हमारे लंग्स को कॉमनली अफेक्टेड करता है और बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल है। कम्युनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये डिजीज़ है जो इंडिया के अंदर और हाईली डेंजरस मानी जाती है डिजीज़, और क्योंकि ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। लंग्स को अफेक्ट करने के बाद ये लंग्स के अफेक्ट करने के बाद ये बॉडी के अदर ऑर्गन को भी ये अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए इसको हमने हाईली डेंजरस माना गया है। क्योंकि इसके कारण मोर्टिलिटी जो रेट है, इंडिया की मृत्यु दर है, वो काफ़ी बढ़ गई थी। इसकी इटियोलॉजी की बात की जाए, कौन सा फैक्टर है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, तो इटियोलॉजी के अंदर स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो बैक्टीरिया होता है टीबी का, जो बैक्टीरिया कोज करता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई होता है जो कोज करता है आपके टीबी। ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है, इट इज़ नॉन एज ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई एंड इट इज़ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो ट्यूबरकुलाई होता है और ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। इसके अंदर स्टेनिंग करते हैं हम ZN स्टेनिंग। ZN स्टेनिंग से हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पता लगाता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं द मोस्ट ऑफ लीजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर सीन इन अपर लूप ऑफ द लंग्स एंड बिकॉज देयर इज़ हाईली सैचुरेटेड ऑक्सीजन। जो टीबी के अंदर जो लंग्स का मेनली जो पार्ट अफेक्ट होता है वो होता है अपर लूप ऑफ द लंग्स, क्योंकि लंग्स का जो अपर लूप होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और वो ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड माना जाता है और रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो लीजन्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पार्ट अफेक्ट होता है लंग्स का, वो होता है राइट अपर लूप ऑफ द लंग्स, जो अफेक्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार का होता है और शरीर के कौन कौन से अंग्स को ये अफेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे डेंजरस माना जाता है। उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो लंग्स के अंदर होता है। नेक्स्ट के बाद आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि राइट फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ब्रेन, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, बोन एटसेट्रा इनके अंदर देखने को मिलता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर बात की जाए तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है आपकी फीमेल के अंदर पाई जाती है और फर्टिलाइजेशन जो होता है मेनली फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर मोस्ट कॉमन जो अफेक्ट करती है वो आपकी टीबी अफेक्ट करती है, ट्यूबरक्लोसिस जो फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट के बाद की जाए ब्रेन, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट करता है, आपकी किडनी को अफेक्ट करता है और बोन। अगर बोन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉट स्पाइन। पॉट स्पाइन की डिजीज़ होती है जो ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानी जाती है। पॉट स्पाइन जो स्पाइनल टीबी जिसको बोलते हैं हम, वो उसको बोलते हैं हम पॉट स्पाइन, जो बोन के अंदर देखने को मिलती है और ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कोज कर सकती है एक पेशेंट के अंदर जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। नेक्स्ट के अंदर बात की जाए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ट्यूबरक्लोसिस फैलता कैसे है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो फर्स्ट बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दूसरा इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय कफिंग, स्नेजिंग और लाफिंग। हम अगर देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो ड्रॉपलेट से फेंकता है। यानी कि कोई पेशेंट है, अगर मान लो जिसको ट्यूबरक्लोसिस है और अगर वो खांस रहा है और उसका ड्रॉपलेट जो होता है ड्रॉपलाई, वो अगर आपके शरीर के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अगर इंजेक्ट कर जाता है तो वो आपका टीबी कोज कर सकता है। नेक्स्ट के बाद में अगर कोई पेशेंट जिसको टीबी है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है और हंस रहा है, लाफिंग कर रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आपके अंदर ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ट्यूबरक्लोसिस का। फर्स्ट ड्रॉपलेट से होता है, सेकंड खांसने से, छींकने से ये होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कंटाजियस डिजीज़ है, हाईली कंटाजियस डिजीज़ है जो मेनली अफेक्टेड करती है लंग्स को। नेक्स्ट के बाद देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो आपकी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं हम स्मोकिंग।
जो लोग स्मोकिंग करते हैं, चैन स्मोकर होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस होने के चांस होते हैं, क्योंकि जो स्मोकिंग होता है, जो उसका स्मोकिंग होती है वो आपके लंग्स को अफेक्ट करती है और लंग्स को बार बार इरिटेट करने के कारण वहाँ पर लीजन्स बन जाते हैं और वो लीजन्स में जाके वहाँ का बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ग्रोथ करता है और टीबी कोज कर देता है। नेक्स्ट के बाद में अगर पिछली हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस की, तो उन पेशेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्क है ट्यूबरक्लोसिस होने की। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाती है, अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हुआ है रिसेंटली, अगर उसकी हिस्ट्री है कि उस पेशेंट को रिसेंटली 1-2 महीने के अंदर इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट के बात की जाए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जैसे कि HIV। कोई पेशेंट है जिसको HIV है, एड्स का पेशेंट है जिसको HIV वायरस द्वारा एड्स हुआ है, तो उन पेशेंट के अंदर क्या होता है, CD4 काउंट जो होते हैं, T4 हेल्पर सेल के काउंट उन पेशेंट के अंदर घट जाते हैं। वो क्या होती है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और ऐसे पेशेंट को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कहा जाता है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या जिनको पहले से लंबे समय से कोई दूसरी बीमारी चल रही है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा खतरा होता है ट्यूबरक्लोसिस होने का, जैसे कि HIV। और उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के अंदर पॉवर्टी। जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, पॉवर्टी वाले इलाके में रहते हैं, ऐसे पेशेंट को TB होने का खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट के अंदर बात देखने में आता है ओवर क्राउडिंग एरिया। जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो इलाका होता है, वहाँ पर भी ट्यूबरक्लोसिस होने के खतरे हो सकता है, क्योंकि पेशेंट वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का, अगर दूसरा कोई पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का है तो वहाँ पर वो ट्यूबरक्लोसिस को कोज कर सकता है। नेक्स्ट बात की जाए इसके अंदर माल न्यूट्रिशन। अगर किसी बच्चों को अगर माल न्यूट्रिशन है या किसी एडल्ट को माल न्यूट्रिशन है तो वो आपका ट्यूबरक्लोसिस कोज कर सकता है। नेक्स्ट बात की जाए क्रोनिक लंग्स डिजीज़। मान लो किसी पेशेंट को क्रोनिक लंग्स डिजीज़ है या लंग्स का कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स की डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस, COPD है, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लो कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसके अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट पहले से किसी दूसरी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो आसानी से ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ग्रोथ कर सकता है। हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है उन रोगों से लड़ने के लिए, और ऐसे पेशेंट जल्दी ही सफ़र हो सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट की बात की जाए अगर पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखते सबसे पहले आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो आपकी क्या करता है, शरीर के अंदर जाता है और वहाँ पर जाके आपकी सेकंड उसके बाद ये इम्यूनिटी को, आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको क्या करता है, कम कर देता है। अब जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो हमारे रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारी कम हो जाती है। इम्यूनिटी का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर T4 सेल, और WBC जो होती है वो इम्यूनिटी को इंडिकेट कर, मतलब इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो WBC के काउंट बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट के बाद देखते हैं जैसे हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। फर्स्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया, नेक्स्ट के बाद में हमारी इम्यूनिटी को कम किया, और इम्यूनिटी को कम करते सबसे पहले आपके लंग्स को अफेक्ट किया। लंग्स को अफेक्ट करने के बाद यहाँ पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ और जो लंग्स के अंदर एक ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन हो गई, एक अलग से उसके अंदर ग्रेनुलोमा बन गया, एक अलग अलग गुच्छेदार एक संरचना बन गई है वहाँ पर। तो वहाँ पर संरचना बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखो कि धीरे धीरे वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे कारण क्या हो जाएगा, आपका नेक्रोसिस। जो O2 है आपका वो O2 डिक्रीज हो जाएगा। O2 डिक्रीज होने के कारण आपका हाइपोक्सिया हो जाएगा, और हाइपोक्सिया के बाद आपका नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस के बाद आपके ब्लू कलर की स्किन देखने को मिलेगी, और स्किन ब्लूनेस होने के बाद आपके क्या होगा, चीज़ लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे। चीज़ लाइक अपीयरेंस देखने के बाद आप क्या होगा वहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं इसमें कैविटी की फॉर्मेशन हो जाएगी, और कैविटी का कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर जो कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो लंग्स है, लंग्स की जो लूब है उनमें डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो इसमें अबनॉर्मलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर एक्सरे में हम देखेंगे तो एक्सरे में हमें स्पॉट नज़र आएंगे। TB के जो स्पॉट होते हैं, हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं पेशेंट का, तो चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको अलग अलग स्पॉट, इस टाइप के स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। ये स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे एक पेशेंट जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, और नेक्स्ट उसके बाद आपका ट्यूबरक्लोसिस वो खोज कर देगा।
अगर बात की जाए ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, तो इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। अगर प्लूरल इफ्यूजन वाला आप एक्सरे अगर देखोगे पेशेंट के अंदर जिसको प्लूरल इफ्यूजन है, तो उसका आपको जो लंग्स है वो आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उस पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और जो लंग्स है वहाँ पर आपको एक लंग्स आपको छोटा दिखेगा, एक लंग्स यहाँ पर बड़ा आपको दिखेगा। तो ये छोटा लंग्स है ये आपका इंडिकेट करेगा प्लूरल इफ्यूजन को। तो यहाँ पर आपको प्लूरल इफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है एक पेशेंट जिसको ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अब एक पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, तो उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करते हैं, तो साइन सिम्टम्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट इसके अंदर आता है आपका कफिंग विथ म्यूकस। जब ऐसा पेशेंट कफ करता है, खांसता है, तो उसको क्या होता है, म्यूकस आता है साथ में, और जो म्यूकस आता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लड। और अगर म्यूकस ब्लड है तो उसका हम बोलते हैं हेमोप्टाइसिस, यानी ब्लड इन स्पुटम। इसको हम स्पुटम भी बोल सकते हैं। और अगर स्पुटम के अंदर साथ ब्लड आपका आ रहा है तो इसको बोलेंगे हेमोप्टाइसिस। मोस्ट कॉमन साइन है जो टीबी के अंदर देखने को मिलता है वो होता है आपका हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है स्पुटम इन ब्लड, यानी कि ब्लड इन स्पुटम। और ऐसे पेशेंट को लो ग्रेड का फीवर आपको देखने को मिलेगा, माइल्ड फीवर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट को आपको फीवर देखने को मिलेगा माइल्ड फीवर। माइल्ड फीवर आपको देखने को मिलेगा एक पेशेंट जिसको टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। और आप उन पेशेंट के अंदर असेस करोगे, जब असेसमेंट करोगे तो ऐसे पेशेंट का वेट लॉस, लगातार आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। और आपको एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, और लो ग्रेड का फीवर और कफिंग। और ऐसे पेशेंट के अंदर आपको नाइट स्वेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे पेशेंट आप जल्दी से ही थोड़ा काम करके वो थक जाएंगे। तो जो ये साइन है ये आपके ट्यूबरक्लोसिस के साइन है जो इंडिकेट करते हैं पेशेंट को जिसको ट्यूबरक्लोसिस है। इसके अंदर आता है कफिंग जो म्यूकस के साथ होगी, लो ग्रेड का फीवर होगा, माइल्ड फीवर, हेमोप्टाइसिस होगा, वेट लॉस होगा उस पेशेंट का, नोजिया होगा और वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी, तो नाइट स्वेटिंग मैंने आपको बताई थी, नाइट स्वेटिंग। इसके बाद में बात की जाए इसके डायग्नोसिस की, तो कौन कौन से डायग्नोसिस के अंदर हम करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर आता है स्पुटम एग्जामिनेशन। मोस्ट कॉमन जो डायग्नोसिस किया जाता है या जिसको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बोलते हैं हम, एग्जामिनेशन के अंदर है आपका मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस और चेस्ट एक्सरे। उसके बाद हम मोस्टली करते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के बाद हम करते हैं मोन्टेस्ट टेस्ट, और मोन्टेस्ट टेस्ट के बाद करते हैं ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट। ये 4 एग्जामिनेशन जो मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले हम करेंगे स्पुटम एग्जामिनेशन। स्पुटम एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को बोलेंगे हम आपको जल्दी सुबह उठना है और अर्ली मॉर्निंग वाला जो स्पुटम होता है वो आपको लेना है। नेक्स्ट के बाद हम करेंगे उस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हमें पता लग जाएगा कि लीजन्स है उनकी कितनी ग्रोथ हुई है और जो स्पॉट हमें देखने को मिलेंगे चेस्ट एक्सरे के अंदर। तो चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं स्पुटम एग्जामिनेशन के बाद लीजन्स को देखने के लिए। उसके बाद हम मोन्टेस्ट टेस्ट करते हैं। मोन्टेस्ट टेस्ट के अंदर एक इंटरडर्मल टेस्ट होता है जिसके अंदर हम ट्यूबरकुलिन का एक वहाँ पर टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। और तो जो वहाँ पर नीडल यूज में लेते हैं हम वो लेते हैं 25 mm की जो नीडल होती है, 26 गोज की नीडल वहाँ पर यूज में लेते हैं। और वहाँ पर स्कार की फॉर्मेशन 48 आवर बाद, यानी 48 घंटे के बाद, 48 से 72 घंटे के बाद वहाँ पर हम दोबारा चेक करते हैं और वहाँ पर साइज देखते हैं 0 से 5 mm, 10 mm। अगर 10 mm के बाद साइज आ रही है तो वो इंडिकेट करता है आपका ट्यूबरक्लोसिस को कि ट्यूबरक्लोसिस इस पेशेंट के अंदर पॉजिटिव है। तो ये डायग्नोसिस है जो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर करते हैं। तो आज का आपका टॉपिक था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो आज आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर निमोनिया है, COPD है और ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है। ये सारी जो डिजीज़ है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।